तो देखो बोर्ड पे ध्यान देना, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, दैट इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का चैप्टर, सच में एक ऐसा चैप्टर जो सच में लेंथी है। 91 पेजेस आपको दिख रहे होंगे, एक पेज यहाँ शुरुआत में आई थिंक एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं, 91 ही है, 91 पेजेस है ना। और सच में बायोलॉजी है तो ऑब्वियस बात है बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, बट एक लेंथी चैप्टर है। फिर वही कहूँगा, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ छोटे छोटे सेक्शंस में पढ़ाऊँगा, लंबा जाएगा, वो वाला कहानी हम करेंगे ही नहीं। शुरुआत से बोल रहे हैं क्या चीज़ों को होता ना वन शॉट, तो वन शॉट जैसा कुछ होता नहीं है, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि एक संदर्भ में आपको इससे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कॉल पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो पहला टॉपिक आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या होगा, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो अगर मैं आपको समझाऊं अपने शब्दों में कि लाइफ प्रोसेस क्या है, देखो बेटा लाइफ प्रोसेस जो है दो शब्दों से बना है। वन इज लाइफ दैट इज जीवन, और दूसरा है प्रोसेस दैट इज प्रक्रिया। अब लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, वे प्रक्रियाएं जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है, या आपकी बॉडी में या किसी भी जीव की बॉडी में होने वाली वे प्रक्रियाएं, वह प्रोसेस जो आपको जीवित रखा है, जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है। ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहा गया है, लाइफ प्रोसेस। क्या कहा गया है, लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ क्या लिखा है, ये क्या पढ़ने की जरूरत है मेरे को, है ना। आप 10वीं के बच्चे हैं, है कि नहीं, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं पढ़ूँ और रटाऊँ उसको, है ना। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है ना। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले वे फंक्शन जो कि मेंटेन करते हैं उसकी लाइफ को, जो उसकी लाइफ को सुनिश्चित करते हैं, जिसकी वजह से उसमें लाइफ बना हुआ है, उसको कहा गया है क्या, लाइफ प्रोसेस। और अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की पर्टिकुलरली, तो यहाँ आप 4 तरह के लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। और देखो 4 प्रकार के लाइफ प्रोसेस पढ़ने में बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा, है कि नहीं। तो पहला जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे दैट इज न्यूट्रिशन। अभी मैं सिर्फ नाम लूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अनदर इज रेस्पिरेशन, दूसरा पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस हमें चैप्टर में पढ़ना है दैट इज एक्सक्रीशन, दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। और ऑब्वियसली बात जान रहे हो आप, इतना आगे तो नहीं जाएंगे, और मैं इनका इंट्रोडक्शन देने में भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर लाइफ प्रोसेस अपने टाइम पे आएगा, तो वहाँ डिस्कस करना है, तो उसको ज़्यादा इंट्रोडक्टिव क्लास भी नहीं बनाएंगे, हम सच में अपने टॉपिक पे रहेंगे। मैंने ऑलरेडी कहा है चैप्टर लेंथी है, तो अननेसेसरी इसको और लेंथी हम नहीं करेंगे, ठीक है। बट ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखा कि ये 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने। हाँ, थोड़ा बहुत बता दूं तो न्यूट्रिशन क्या है, ऑलरेडी पढ़ाना ही है आज, तो न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि न्यूट्रिशन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस। अच्छा, न्यूट्रिशन जानते हो, मैंने देखा बच्चे न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। मैं जब न्यूट्रिशन बोल रहा हूँ तो मैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ दैट इज पोषण। पोषण एक प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट प्रोसेस नहीं है, वो तो चीज़ें हैं। भोजन जिन चीज़ों से मिलके बना है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड, दे आर द न्यूट्रिएंट, दैट इज हिंदी में पोषक तत्व। बट यहाँ पोषक तत्व की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है न्यूट्रिशन, दैट इज अ प्रोसेस, हिंदी में कहेंगे पोषण, कि एक जीव कैसे भोजन प्राप्त करता है और फिर उस भोजन का इस्तेमाल कैसे अपनी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिपेयरमेंट के लिए करता है। दैट होल प्रोसेस या पूरी वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन नहीं है, दैट इज न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। बात हो रही है किसकी, न्यूट्रिशन, वो एक प्रोसेस है, और ये वो पहला प्रोसेस है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, ऑब्वियस सी बात है। न्यूट्रिशन सभी प्रोसेस में सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए, तो समझ आया न्यूट्रिशन क्या है, इंट्रोडक्शन दिया। रेस्पिरेशन क्या है बच्चा, आप जब भोजन खाएंगे तो उससे एनर्जी भी तो बनानी है, तो रेस्पिरेशन इन शॉर्ट समझाऊंगा मैं यहाँ पर। हाँ भाई, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी क्रिएट करती है। और तुम जान रहे हो एनर्जी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन प्रोसेसेस को कराने या होने के लिए भी एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी कहाँ से आता है, बाय द लाइफ प्रोसेस नेम रेस्पिरेशन। वो किससे आता है, एक लाइफ प्रोसेस से आता है, उसका नाम है रेस्पिरेशन। फिर आया ट्रांसपोर्टेशन। भाई आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग तरह के इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि आपने सांस लिया तो ऑक्सीजन तो लंग्स में जाता है, बट उस ऑक्सीजन की जरूरत पूरी बॉडी के सेल को होती है।
आपने खाना खाया, खाना कहाँ पचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट वो पचा हुआ खाना तो बॉडी के हर सेल तक पहुंचना होता है, तो कैसे पहुंचेगा? तो एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो बॉडी में क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक एसेंशियल और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराता है, और कई केसेस में वेस्ट को भी एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। एंड द लास्ट इज एक्सक्रीशन। बॉडी में कई प्रोसेसेस के दौरान बेटा कई तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, दैट इज लाइक हमारा यूरिया जो बॉडी में होता है, यूरिन की फॉर्म में निकलता है। आपकी बॉडी में जब प्रोटीन का डाइजेशन करता है लीवर, तो क्या बनाता है? यूरिया बनाता है, एंड दैट यूरिया इज हाईली पॉइजनस। बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा, बॉडी को खत्म कर देगा या डेथ कर देगा। तो आप जानते हैं आपके पास किडनी है, वो किडनी क्या करती है? ब्लड में जो यूरिया जाता है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय द लीवर, बॉडी में ही बनता है यूरिया, दैट इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। तो क्या है, बॉडी में एक मैकेनिज्म भी है कि बॉडी में कुछ अगर इस तरह का वेस्ट पॉइजनस सब्सटेंस बन रहा है तो उसको बॉडी से क्या करना? आउट करना। क्या कहलाएगा? दैट इज एक्सक्रीशन। सोचो जिसका किडनी चला जाएगा उसको पता है ना कि एक्सक्रीशन होना कितना इंपॉर्टेंट है ना? नहीं एक्सक्रीशन करेगी किडनी तो क्या होगा? वो यूरिया बॉडी में ही रहेगा, दैट विल लीड टू दी डेथ होगा, है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? दैट इज इंट्रोडक्टिव। ऑब्वियस सी बातें, 4 लाइफ प्रोसेस सस्ते में जाएंगे नहीं। अगर इतना सस्ता होता तो अगेन मैंने कहा इतनी बड़ी पीपीटी ये बनती नहीं। ठीक है, और मेरी वो आदत भी है कि भाई ऐसा भी नहीं कि मैं बोला पीपीटी बना रहे, कुछ छोड़ा कुछ पढ़ाया, वो मेरे से होता नहीं है। मेरे अनुसार सब कुछ पढ़ना होता है। कुछ चीज़ें बहुत बेसिक है कि सुनते ही समझ आ जाएगा, तो सुनना तो कम से कम पड़ेगा ना उसको। इस चक्कर में पीपीटी बड़ी है। हर चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हर चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहेगी कि तुम बोलोगे तुमको समझ ही नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, मैं बता दूंगा कि भाई इसको सीरियसली पढ़ लियो। कुछ बातें ऐसी होंगी जो बहुत फैक्ट्स हैं, जो क्या है फैक्ट्स है, बोलूँगा क्लास में ध्यान से सुन लेगा, वहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो ये देखना भी नहीं, ज़्यादा पीपीटी एक बार नज़र मार लेगा तो तुझे वो टॉपिक फिर समझ आ जाएगा। बट कुछ टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ऑब्वियस सी बातें मैं आपको बताऊँगा। कुछ टॉपिक पीपीटी में बहुत बड़े दिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पीपीटी बनाया तो मैंने सब कुछ वहाँ लिखा है, बट आइडली मैं आपको बता दूंगा कि भाई वहाँ इतना भी नहीं पढ़ना है जितना वहाँ दिख रहा है। तो वो मेरा काम है कि कहाँ तुमको गाइड क्या करना है, बट आइडली हम पढ़ेंगे सारा। तो समझ आया? तो लाइफ प्रोसेस समझ आ गया? तो लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा? कोई भी बॉडी मतलब किसी भी जीव के शरीर में होने वाली वे प्रक्रियाएं जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी है, दैट इज द लाइफ प्रोसेस। अगर ये लाइफ प्रोसेस बॉडी में होने लग जाए, होना बंद हो जाए, तो भैया धरती से टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, और ये 4 लाइफ प्रोसेस, एक लाइफ प्रोसेस और है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट आई थिंक मैं उसको यहाँ डिस्कस क्यों नहीं करा, क्योंकि आपने अपनी बायोलॉजी की बुक अगर पलटी होगी तो आपका सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजी का है, दैट इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज आल्सो अ लाइफ प्रोसेस। बट आई थिंक मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो पूरा एक चैप्टर है, तो यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। चल, तो आई थिंक ये पहला मैं आपको समझा पाया होगा लाइफ प्रोसेस क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। आई थिंक इतना ही मैंने तुम्हें बताया, 20 मिनट हो गए। चलो कोई बात कर रहे हैं एक टॉपिक से, और अभी आई थिंक ये बात मैंने यहाँ बोली भी, आपकी बॉडी में कई तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं, दे आर द लाइफ प्रोसेसेस। बट बेटा उन लाइफ प्रोसेसेस को होने के लिए भी क्या लगता है? एनर्जी लगती है। क्या लगती है? एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है कहाँ से? फूड से आती है। इस स्लाइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि हर बॉडी में लाइफ, चाहे वो लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन का हो रहा हो, चाहे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हो तो ब्लड हार्ट पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर हार्ट पंप भी नहीं करेगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा बॉडी में ब्लड का? बट वो हार्ट बिना एनर्जी यूज़ करे पंप हो रहा है। किडनी ब्लड में से यूरिया अलग कर रही है, दैट इज एक्सक्रीशन, बट क्या उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही होगी? उसमें भी कोई एनर्जी लग रही है। बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, दैट इज न्यूट्रिशन का एक स्टेप है वो, क्या उसमें तो कोई एनर्जी नहीं लग रही होगी? ऑब्वियस सी बात है, हर लाइफ प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। और टॉपिक यहाँ ये क्रिएट किया गया कि एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस, आपके दिमाग में डालने के लिए कि बेटा कोई भी लाइफ प्रोसेस हो, चाहे वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगले चैप्टर में आएगा, हर लाइफ प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और समझाना ही चाह रहे हैं कि वो एनर्जी कहाँ से आती है। उस एनर्जी का सोर्स है फूड। फूड इज दैट कंपाउंड विच प्रोवाइड दी एनर्जी, या जिससे बॉडी एनर्जी क्रिएट करती है। और वो एनर्जी इस्तेमाल होती है क्या? बॉडी में होने वाले सभी प्रोसेसेस, जिसमें से कुछ प्रोसेस ऑब्वियस सी बात है क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है कि नहीं? तो समझ आया कि नहीं आया कि एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस का यहाँ डालने का पर्पस क्या था? आपके दिमाग में कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है ये, इसी इतना ही कि आपको ध्यान रहे कि हाँ
रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई भी लाइफ प्रोसेस हो, उसको कराने के लिए एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है ना। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। जो बॉडी में रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे एनर्जी कैसे बना रहा है। उसके लिए फूड हम खाते हैं, उस फूड से ही क्या बॉडी कर रही है? एनर्जी क्रिएट करेगी। तो आई थिंक हमारा पहला लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन। तो आई थिंक मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं न्यूट्रिशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वह लाइफ प्रोसेस है या वह प्रक्रिया है जहां बॉडी क्या करती है? भोजन प्राप्त करती है और यहाँ खत्म नहीं हो जाता, भोजन प्राप्त करता है और उस भोजन से फिर एनर्जी क्रिएट करती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में करती है। ये पूरी जो प्रक्रिया है लंबी चौड़ी, ये आती है किसके अंदर? न्यूट्रिशन में। किस में आती है ये? न्यूट्रिशन में आती है। समझ आया नहीं आया? चलो, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या क्या हो रहा है? इनटेक ऑफ फूड, कि बॉडी कैसे इनटेक कर रही है फूड, कैसे फूड बॉडी के अंदर पहुंचा रहा है जीव। दूसरा, उस यूटिलाइजिंग ऑफ द फूड फॉर द एनर्जी, फिर उस फूड से जो एनर्जी बनी उस एनर्जी का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके लिए? बॉडी के बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को कराने के लिए और उस एनर्जी का इस्तेमाल ग्रोथ और रिपेयर को कराने में। ठीक है, दैट इज द न्यूट्रिशन। अब ये मैं समझा रहा कि न्यूट्रिएंट अलग चीज है भाई। न्यूट्रिएंट तो क्या है? जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, फूड जिन जिन चीज़ों से मिलके बना उनको कहा गया है न्यूट्रिएंट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये क्या है? ये फूड के कंपोनेंट हैं जिनसे मिलके फूड बना है, उनको कहा जाएगा क्या? न्यूट्रिएंट। बट न्यूट्रिशन बहुत अलग है, दोनों को मिस कम्युनिकेट मत करना। मैंने देखा, मैं तो तुमसे ये वीडियो बनाने के चक्कर में फंस गया, सब बताऊं। नहीं तो मैं बच्चों से पूछता हूँ हर साल कि बता न्यूट्रिशन क्या है, वो बताता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। अब तुम्हारे केस में पूछ नहीं पाया, बट आई थिंक तुम्हारे केस में अगर ये था क्या? कनक मुस्कुराती है तो था, है ना? तो गलत था। न्यूट्रिएंट इज अलग चीज, दैट इज पोषक तत्व जिनसे मिलकर भोजन बना है। न्यूट्रिशन बेटा लाइफ प्रोसेस है, वो एक पूरी प्रक्रिया है कि कैसे जीव भोजन प्राप्त कर रहा है और फिर उस भोजन से कैसे वो एनर्जी बना रहा है और फिर कैसे उस एनर्जी का इस्तेमाल बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयरमेंट में करता है। दैट लंबी चौड़ी प्रक्रिया इज न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब आप इस धरती पे घूमेंगे फिरेंगे तो आप पाएंगे कि हर जीव में न्यूट्रिशन का तरीका एक जैसा नहीं है। मोटा मोटा दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सुने होंगे इसका नाम, और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं बात करता हूँ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बच्चा, न्यूट्रिशन का अपना मतलब है वहाँ। जब मैं कहता हूँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है मतलब, या मैं जब बात करता हूँ न्यूट्रिशन की, तो हम बात कर रहे हैं भोजन प्राप्त करने के तरीके की। तो जब मैंने कहा न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं या मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के, तो उसका मतलब क्या है कि जीव दो अलग अलग तरह से भोजन प्राप्त करते हैं। उसमें से एक तरीका है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भोजन प्राप्त करने का वह तरीका है जहां जीव स्वयं ही भोजन बना दे रहा है। और आप जानते हैं कौन है वो? प्लांट के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। किसकी मदद से? क्लोरोफिल उसके पास है। तो उसके पास जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसकी मदद से वो सन की जो लाइट उस पर पड़ती है पत्तों पे, उसको वो क्या करता है? एनर्जी को ट्रैप करता है और इस तरह से अपने फूड को सिंथेसाइज करता है। तो और इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ एक जीव कैसे भोजन प्राप्त कर रहा है, वो स्वयं ही फूड बना लेता है। इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाया? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो 10th क्लास के बच्चे लाइन टू लाइन पढ़ने की आवश्यकता, आई थिंक मेरे को लगता है आपको समझाना इंपॉर्टेंट है ना, है कि नहीं? बाकी इतना अंग्रेजी आप जानते हैं, आप चाहेंगे तो पढ़ दूंगा, बट मेरे लगता है उसमें टाइम जाएगा, है ना? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां एक जीव जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, दैट इज द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से क्या कर रहा है? खुद ही भोजन बना लेता है। इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक, जो कि किसमें देखने को मिलता है? ग्रीन प्लांट में। और किसका इस्तेमाल कर रहा है? वो जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला गया है कि जिसका इस्तेमाल करके वो खुद भोजन बनाता है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या? इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग। पेट थोड़ा लिविंग चीज खाता है, वो भोजन बना रहा है किससे?
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। एक्चुअल में फूड बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, है ना। ठीक है, समझ आया इतना कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। एग्जांपल आप जानते हैं, दैट इज ग्रीन प्लांट, ठीक है। और वो भी तुम जानते हैं ग्रीन प्लांट कैसे खुद खाना बनाते हैं, एक प्रोसेस वो करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, जो कि एक प्रोसेस है जहां एक प्लांट क्या करता है, सन की लाइट को ट्रैप कर पाता है, किसकी मदद से? उस पे मौजूद क्लोरोफिल की मदद से, और उसको वो सिंथेसाइज करता है किसमें? किसमें? फूड में। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूजिंग द सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉपिक है एक्चुअल, है ना। फोटोसिंथेसिस मैंने कहा वह प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना पाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना पाते हैं मतलब अपना भोजन खुद बना पाते हैं। कैसे? कि वो जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है लाइक वाटर एंड मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी मदद से क्या कर पाते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खुद से भोजन बना लेते हैं। दैट इज अ फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं। चल आगे बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये भी न्यूट्रिशन का एक तरीका है, मतलब भोजन प्राप्त करने का एक तरीका ही है, बट एक भोजन प्राप्त करने का ऐसा तरीका जहां एक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, वो अपना भोजन किसी और दूसरे जीव से प्राप्त करता है। अगर इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो उसको कहा गया है क्या? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग नहीं बोलेंगे, लिविंग हटा दो, फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक भी तीन तरह का बेटा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक और होलोजिक। मैं यही समझाता हूं, बाकी हम जाएंगे स्लाइड में आगे। चलो चले जाते। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाया कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां जीव अपना भोजन खुद तो नहीं बना रहा है, वो अपने फूड के लिए क्या है? किसी दूसरे जीव पे निर्भर है। बट उसमें भी जब आप फर्दर डिटेल में जाते हो तो तीन तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तीन अलग अलग तरह के कैटेगरी देखने को मिलते हैं, तभी तो फर्दर तीन कैटेगरी में गया। तो पहला है क्या? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉपिक में क्या है, सुनना जरा। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां एक जीव, ऑब्वियस सी बात है हेटेरोट्रॉपिक के अंदर पड़ रहा है, खुद तो भोजन बनाता नहीं होगा, बट एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां एक जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के मरे हुए अंश से प्राप्त कर रहा है, उसको कहा जाता है क्या? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डेड एंड रिमेन्स ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां एक जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के मरे हुए बॉडी के जो अंश है, रिमेन्स है, उनसे प्राप्त करता है। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाया? ऑब्वियस सी बात है हेटेरोट्रॉपिक है, खुद से तो नहीं बना रहा, बट हेटेरोट्रॉपिक में भी कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक में कैसा है? सेप्रोट्रॉपिक है। क्या है? सेप्रोट्रॉपिक है। जैसे मशरूम है, कई तरह के बैक्टीरिया है, ब्रेड के ऊपर आप देखते हैं ब्रेड मोल्ड लग जाता है, फफूंद, है ना। ब्रेड क्या है? मरा हुआ ही है, कोई लिविंग प्लांट तो है नहीं। अब उसके ऊपर जो फफूंद लगता है, वो फफूंद क्या कर रहा है? वो उस डेड ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है? फूड प्राप्त करता है, और इस तरह से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है या अपना फूड प्राप्त कर रहा है। तो क्या कहलाएगा वो? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। जैसे मशरूम आपने देखा होगा कि भाई एक लिविंग प्लांट है, किसी वजह से वो गिर गया और जड़ उसकी पूरी खत्म हो गई, मतलब पूरा अपरूटेड हो गया, जड़ समेत तो उखड़ गया, अब वो पेड़ मर चुका है, बट उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन रहते हैं। अब क्या देखते हो? मशरूम उस पर पनप जाती है। तो मशरूम कैसा जीव है? जो खुद से भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता मशरूम, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है? उसके लिए वो कहीं से तो भोजन प्राप्त कर रहा है। किससे भोजन प्राप्त कर रहा है? उस मरे हुए पेड़ जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन है, अब उससे भोजन प्राप्त कर रहा है। तो मशरूम कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाता है? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाता है, एक जहां वो किसी दूसरे जीव के मरे हुए अंश से क्या प्राप्त कर रहा है? भोजन प्राप्त कर रहा है। तो उसको कहा गया है क्या? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ आया होगा? अंग्रेजी तुम पढ़ सकते हो खुद से। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म
ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड प्लांट, डेड एनिमल और रोटेन ब्रेड एक्सेट्रा। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां एक जीव किसी दूसरे जीव के मरे हुए डेड पार्ट से क्या कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है, उसे कहा गया है क्या, सैप्रोट्रॉपिक। फिर आता है क्या, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हिंदी में इसको परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी। अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां एक जीव दूसरे जीव से भोजन तो पा रहा है बट बिना उसको मारे। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां एक जीव दूसरे जीवित प्राणी से या दूसरा प्राणी जिससे भोजन प्राप्त रहा है वो मरा हुआ नहीं है, जैसे सैप्रोट्रॉपिक में था। इन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम दी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। जैसे कि मैंने कहा जो डॉग्स होते हैं या जानवर होते हैं उन पे टिक्स होते हैं, हिंदी में आई थिंक अट्टे कहते हैं हम लोग, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टिक्स कहते हैं। अब वो टिक्स क्या कर रहे हैं, वो डॉग की बॉडी से ब्लड चूसते हैं। अभी डॉग ने खाना खाया, पचाया भाई ने, अब उसके ब्लड में क्या है, जो पचा हुआ खाना उसके ब्लड में है, उसके बॉडी में, उसके ब्लड में क्या है, पचा हुआ खाना है। अब वो टिक्स क्या कर रहे हैं, उस डॉग को खत्म कर देते हैं क्या। वो डॉग क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है। और वो टिक्स क्या कर रहे हैं, उस लिविंग डॉग की बॉडी से क्या कर रहे हैं, फूड ऑब्टेन कर रहे हैं बिना उसको मारे। तो हम क्या कहेंगे, वो जो टिक्स है, दैट इज हिंदी में अट्टे वगैरह उसको कुछ कहते हैं, वो कैसे भोजन प्राप्त कर रहा है, उसका जो भोजन प्राप्त करने का तरीका वो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है क्या, नहीं, हेटरोट्रॉपिक है। बट हेटरोट्रॉपिक में क्या, वो सैप्रोट्रॉपिक है। सैप्रोट्रॉपिक कब होता, जब वो जीव अपना भोजन किसी मृत जीव के बॉडी पार्ट या रिमेन से प्राप्त करता, दैट इज सैप्रोट्रॉपिक, लाइक मशरूम। वो टिक कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब भोजन प्राप्त करने का तरीका कैसा है, उसमें पैरासाइटिक है, जहां वो दूसरे जीवित प्राणी से भोजन प्राप्त कर रहा है बिना उसको मारे, है ना। जैसे इंसानों के पेट में भी कीड़े होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो भी उसमें आ जाएगा। बट मैं एग्जांपल और दूंगा, समझ आया। जैसे टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म सुना होगा। अब टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म क्या है, जानवरों के पेट में भी होते हैं, इंसानों के पेट में भी होते हैं। आप कई तरह खाना खाते हैं भाई, आपके पेट में कई तरह के इस तरह के वॉर्म्स चले जाते हैं। अब वो वॉर्म्स क्या है, आपको मार दे रहे हैं क्या, वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन पाते हैं। आप क्या हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बिना आपको डायरेक्ट मारे क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और किस तरह का मॉडर्न न्यूट्रिशन कहलाएगा उनमें, पैरासाइटिक, है ना। तुम देखा डीवॉर्मिंग की गोली होती है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को खिलाया जाता है। सुबह के बच्चों को पढ़ा रहा था तो वो कहते हैं हम तो फेंक देते हैं। मैं कहा खा लिया करो भाई, है ना, खा लिया करो, नहीं तो खुद से खरीद के खा लो अगर तुमको वहाँ डाउट है। वहाँ कई केसेस हो जाते हैं ना, तो डाउट है तो खुद से खा लो। डीवॉर्मिंग क्यों खाया जाता है, दवाई मेडिसिन आता है ना, और बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं खाना होता है ना, कुछ लंबे चौड़े गैप के बाद 6 महीने 4 महीने ऐसा, है ना। अब मेरे बातों में जाना, डॉक्टर से ही पूछना, बट मेरे अंदाजे से बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं खाया जाता, बहुत लंबे गैप में खाया जाता है। डीवॉर्मिंग क्या करते हैं भाई, आपके पेट में ऐसे डीवॉर्म होते हैं, है ना। अब तुम भी जानो तुम्हारी हेल्थ खराब कर रहे हैं वो, तुम खाना खा रहा है, तुम्हारा हेल्थ ग्रोथ ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तेरी बॉडी की आर्डिन न्यूट्रिशन तो वो खा रहा है। तो डीवॉर्मिंग की गोली क्या करती है, वो इस तरह के वॉर्म्स अगर आपके पेट में है या बॉडी में है, पेट में ही बोलेंगे, बॉडी में तो कहाँ होगा तो पता नहीं क्या करेगा, बट अगर पेट में है आपके, मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव कैनाल है जिसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी आता है, स्टमक भी आता है, अगर उसमें है तो क्या करते हैं वो दवाई डीवॉर्मिंग की गोली उन वॉर्म्स को किल कर देती है, ठीक है। बट वो जो वॉर्म्स आपके पेट में हो सकते हैं, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये क्या है, इन पर कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, पैरासाइटिक। कैसा मोड है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पढ़ने की आवश्यकता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। और वो दूसरा जीव जिसकी बॉडी से भोजन पा रहा है वो क्या है, उसका होस्ट है। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो वो जो कीड़े हैं, दैट इज वॉर्म्स अगर हैं, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, तो वो तो क्या हो गया, पैरासाइटिक हो गया। देखो पैरासाइटिक कहेंगे उसको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसका, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, बट जीव क्या कहलाएगा, पैरासाइटिक कहलाएगा, है ना। और आप क्या है, उसके होस्ट है ना, वो लिविंग जीव जिससे वो भोजन प्राप्त कर रहा है। अगला है बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो अपनी शक्ल देख लेना। आपकी बात कहाँ हुई अभी तक, आप क्या पेड़ हैं, खुद से भोजन बनाते नहीं, तो इंसान ऑटोट्रॉपिक में तो नहीं आता। क्या हम सैप्रोट्रॉपिक हैं,
हाँ, क्या कोई मरा हुआ जीव से हम भोजन प्राप्त करते हैं? क्या हम पैरासाइटिक हैं क्या, कि आप किसी बकरे मुर्गे बच्चे पक गए और उसकी बॉडी से ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे ना? क्या करते हैं हम? दूसरे जीव को सीधा सीधा कंज्यूम करते हैं। हम हो गए लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग, सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक। अब समझना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मैं डेफिनेशन से जाऊंगा इस बार। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली एक न्यूट्रिशन का ही तरीका है, इन विच, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कि यहाँ जो जीव है वो क्या कर रहा है? वो अपनी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग। शेर अगर डियर खाता है तो डियर क्या था? लिविंग था, है ना? तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां एक जीव क्या करता है? बॉडी में क्या इंटेक कर रहा है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इंटेक करता है इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। और जिस प्रोसेस से वो फूड इंटेक करता है उसे कहते हैं इंजेशन। जैसे हम लोग इंजेशन कहां से करते हैं? हाथ से खाना मुंह में डालते हैं, तो ये क्या हो रहा है? इंजेशन हो रहा है। इंजेशन बोले तो फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी में इंटेक करते हैं। द इंजेक्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, बट जो आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, बॉडी उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आप जो रोटी खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, क्या है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। आप पनीर खा रहे हैं, प्रोटीन। ये ऐसा कंपाउंड है, केमिकल, जो आपके ब्लड में डिसॉल्व ही नहीं हो सकता। तो आप कैसा फूड इंटेक कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल आप कंज्यूम कर रहे हैं। और फिर बॉडी में क्या होता है? एक लाइफ प्रोसेस होता है डाइजेशन। और वो डाइजेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया, बॉडी उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करती है? सिंपलर में कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है? सिंपलर। जैसे कि आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया वो ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज ब्लड में मिल जाता है। आपने जो प्रोटीन खाया वो बदलता है किसमें? अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड बॉडी में चला जाता है, मतलब ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। आपने जो फैट खाया वो फैटी एसिड में चेंज होता है। तो होमोलोगस क्या होते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मुझे पानी पीने की आवश्यकता लगता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा जहां एक जीव इंजेशन प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करता है और फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है दैट इज डाइजेशन। और बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या करता है? जो उसने इजेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक किया था उसको क्या करता है? वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है और तब वो बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और तब जाके बॉडी क्या करती है? उससे एनर्जी बनाती है और तब उस एनर्जी का इस्तेमाल वो और तरह के प्रोसेसेस में करता है। और अगर इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको किसी जीव में देखने को मिल रहा है जो आप भी हैं, उसे कहते हैं क्या? तो हम क्या कहेंगे? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मुझे पानी पीने लगा, सच में मेरा मुंह सूख चुका है। समझ आया कि नहीं? आप बताता हूं। डॉग है, देखो, है ना? ह्यूमंस है, जिराफ है, डॉग है, सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा? पहली बात तो हेटरोट्रॉपिक है। पहली बात तो मोटा मोटा देखो तो क्या है? ऑटोट्रॉपिक तो नहीं है, क्या है? हेटरोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक में भी क्या है? क्या पैरासाइटिक है? नहीं। क्या सेप्रोट्रॉपिक है? पैरासाइटिक में तो क्या है कि जीव भोजन प्राप्त करेगा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिना उसको मारे। अब शेर जो डियर खा रहा है तो बिना मारे कहाँ होता? मार के ही खाता है भाई, है कि नहीं? तो कैसा है? पैरासाइटिक तो नहीं है। तो क्या सेप्रोट्रॉपिक है? सेप्रोट्रॉपिक में क्या होता है? एक जीव अपना भोजन किसी मरे हुए जीव के डिकम्पोज रिमेन्स पार्ट से खाता है। तो क्या शेर हिरन मरने का खाता है उसको जब वो सड़ रहा होता है? उस हिरन जब सड़ता है तो उसमें जो बैक्टीरिया लगते हैं जो उसको पूरा डिकम्पोज करते हैं, वो बैक्टीरिया क्या है? उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोट्रॉपिक है। बट शेर भाई हिरन जिंदा मारता है, उसको सीधा इंजेक्ट करता है। अब उस हिरन की बॉडी में क्या है? प्रोटीन। कैसा फूड खाया उसने? कॉम्प्लेक्स। क्योंकि प्रोटीन तो बेटा उसके ब्लड में भी डिसॉल्व नहीं होता है। ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन जो आप खाते हैं ना, है ना, जिम वाले लोग प्रोटीन खाते हैं तो भैया उस प्रोटीन को पचाना भी पड़ता है। क्योंकि जो तू प्रोटीन खा रहा है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। चाहे तू प्रोटीन कैसे पा रहा है? मीट खा के भी खा सकता है कोई। और मीट किसका है? किसी न किसी जानवर का है। तो तुमने क्या इंटेक किया? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटेक किया, है ना? और किस फॉर्म में? उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। बॉडी में उसका डाइजेशन होगा,
बॉडी में उसका डाइजेशन होगा। जब डाइजेशन होगा तब बॉडी क्या करेगी, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में चेंज करेगी और तब जाके आपकी बॉडी में वो ब्लड में डिसॉल्व होगा, तब जाके सेल तक पहुंचेगा वो, और तब सेल बना पाएगा क्या, एनर्जी रेस्पिरेशन के द्वारा। समझ आया? तो मुझे लगता है आपको होलोजोइक समझ आ गया होगा। बोलो बच्चा, क्या बच्चे का नाम? यश नेगी समझ आया? ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया। मॉडर्न न्यूट्रिशन दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है समझ आया होगा, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है वो भी समझ आया होगा। और हेटरोट्रॉपिक 3 तरह का होता है क्या, पहला सैप्रोट्रॉपिक, अनदर इज पैरासाइटिक एंड द लास्ट इज होलोजोइक। और जब जब होलोजोइक याद करना हो भव्या अपनी शकल देख लेना, अपनी मतलब ह्यूमंस को देखना। वी ह्यूमंस कौन सा मॉडर्न न्यूट्रिशन बनाते हैं, वी डिपेंड ऑन दी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, चल तो देखो अब हमें पढ़ना है क्या, न्यूट्रिशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन, जो कि हमारे चैप्टर का पहला लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, और न्यूट्रिशन क्या होता है ऑलरेडी आपको बताया है। न्यूट्रिशन क्या है, ये वो तरीका है कि कैसे एक जीव भोजन प्राप्त करता है और फिर कैसे उस भोजन का इस्तेमाल एनर्जी बनाने में करता है और फिर उसका इस्तेमाल अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करता है। तो ये हमारा कायदे से क्या हो गया, पहला लाइफ प्रोसेस, और आप जान रहे हैं आपको ऐसे कितने लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं, 4 टोटल लाइफ प्रोसेस पढ़ने। चलिए ठीक है बच्चों। और न्यूट्रिशन में भी बेटा पहले हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन में भी दो तरह से पढ़ना है, एक न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ना है और फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ना है। तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। चलिए देखिए, अब देखो जब न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात करते हैं तो ऑलरेडी पीछे बताया कि जो प्लांट में न्यूट्रिशन बोले तो भोजन प्राप्त करने का तरीका है, कैसा है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक। कि प्लांट क्या है, दे आर ऑटोट्रॉपिक। वो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। प्लांट का न्यूट्रिशन का तरीका कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरा, फिर कोई पूछे आपको कि वो खुद भोजन कैसे बना लेते हैं, तो खुद भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या, आई थिंक आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जहां प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या बोले सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब कौन है वो सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनकी मदद से क्या कर रहे हैं, वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना एनर्जी, या एनर्जी नहीं कहेंगे, फूड बनाता है। क्या बनाता है, फूड बनाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूजिंग द सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। समझ आया नहीं? ये आई थिंक फोटोसिंथेसिस को बहुत ज़्यादा इलोबरेट नहीं करेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ 10th के बच्चे हैं, कई बार जीवन में फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। आप भी जानते हैं, कई बार बोल दिया, एक ऐसा प्रक्रिया जहां प्लांट नेचर में मौजूद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और वो क्लोरोफिल क्या करता है, वही मदद कर रहा है कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में, और क्लोरोफिल की मदद से ही प्लांट क्या कर पाता है, सन की एनर्जी को ट्रैप कर पाता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी क्या है, फूड। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है, सन की जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करता है, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, और कन्वर्ट कर रहा है कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी, दैट इज फूड। किस में बदल रहा है, ग्लूकोज और स्टार्च बना रहा है, तो ये रिएक्शन लिखिए, दैट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट बेटा। ये केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, यहाँ फिर से आ गया। तो आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, और देखो बैलेंस भी है, क्या है, बैलेंस भी। आपको ऑलरेडी मैं केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा चुका हूँ कि बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, फूड बनता है। दैट फूड इज ग्लूकोज। फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, और साथ में क्या पैदा होती है बेटा, ऑक्सीजन। क्या पैदा होती है, ऑक्सीजन। एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ स्लाइड में बहुत तेजी से जाऊंगा। ऑब्वियस बात है, मैंने कल भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि सच में कहाँ ज़्यादा पढ़ना है और कहाँ कितना पढ़ना है। स्लाइड में ऑब्वियस बात है मैंने बहुत सारी चीज़ डाली है, बट हर जगह ऐसा भी नहीं कि आपको सारा वर्ड टू वर्ड पढ़ना ही पढ़ना है।
और सच में कहीं ऐसा है कि मैंने बहुत कुछ डाला है और आपको सच में बहुत कुछ पढ़ना भी है, तो आइडली मैं जैसे जैसे जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कितना पढ़ना है। ये 91 पेजेस हो गए, तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर जगह एक जैसा पढ़ना है, ठीक है। जैसे इस पन्ने पे सिर्फ क्या पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ऑलरेडी बचपन से जानते हो, और ये इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि कहाँ कभी फोटोसिंथेसिस पूछ लिया तो सच में इक्वेशन वो नहीं भी पूछ रहा है तो आपकी आदत होनी चाहिए कि वहाँ इक्वेशन लिखो, ठीक है बेटा। चलो अब बात कर रहे हैं किसकी, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस नज़रिए से, एमसीक्यू के नज़रिए से, असर्शन के नज़रिए से, समझो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस नज़रिए से, एमसीक्यू। और अब बहुत लंबा टॉपिक दिखता है बट आइडली ऐसा टॉपिक है कि अगर तुम ध्यान से अभी सुनोगे, अभी सुनोगे तो सिर्फ ऐसा है कि सुनने में ही प्रिपेयर हो जाएगा। ये ऐसा टॉपिक नहीं जो मैं कहूँगा कि आप उसको रटना है घर जाके और इसके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने, यहाँ से ऐसे कुछ आने वाला नहीं है। बट यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे शब्द होंगे वो आपके लिए फैक्ट हैं, और वो फैक्ट पे ही मैंने कहा कुछ ना कुछ एमसीक्यू बना देगा, कुछ ना कुछ छोटे मोटे एसर्शन बना देगा, छोटे मोटे केस स्टडी के सवाल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, इसको हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में करेंगे। रीजन क्या है कि जितना मैं बोल रहा हूँ सच में उतना तुम्हें पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा की जरूरत सच में नहीं है ना। ऐसा भी नहीं कि इस पर तुम लग जाओ, बोलो कि पीपीटी में ना सब कुछ लिखा था, स्टेप्स वगैरह, है ना, इतना प्रिपेयर सच में नहीं करना है इस टॉपिक को। जो अब टॉपिक आ गया है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो टॉपिक का मतलब क्या है। अभी हमने बोला कि प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है। कैसे ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि उनके पास एक प्रोसेस होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से अपना भोजन खुद बना लेते। अब टॉपिक यह है कि उस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या स्थिति, क्या क्या कंडीशन जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अगर मैं बताऊं, सबसे पहले सनलाइट होना जरूरी है, और ये हमें प्रूफ करना है। क्लोरोफिल का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, और वाटर का होना जरूरी है। ये कुछ 4 कंडीशन हैं जो होंगी या मौजूद या अवेलेबल होंगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक एक करके जाते हैं। इनके ना आपके बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, बट सच बताऊं एक्सपेरिमेंट पे सवाल नहीं आने वाला है कि आपको पूरा स्टेप लिखो। मैंने अगले स्लाइड में पूरे स्टेप्स लिखे क्या क्या करना है, बट सच में ऐसा सवाल आने नहीं वाला है आपको कि भाई पूरा एक्सपेरिमेंट लिखो। बट इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उन पे सवाल आता है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी बातें, बट एक बार को तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, एक बार तो पूरा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कड़ियाँ कैसे जोड़ेंगी। ऐसा सीधा सीधा सवाल ये होता है उसका जवाब होता है ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अब जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना सुनना, और जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना आपको सुन के अगर ढंग से सुन लिया तो उतना आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब पीपीटी बनाया तो हो सकता है बच्चा सोचे कि भैया नहीं बड़ी पीपीटी बनाई तो हो सकता है कि आपको ये वर्ड टू वर्ड एक एक स्टेप याद करने पड़ेंगे। सिर्फ याद नहीं करने, सिर्फ ध्यान रखने, क्योंकि इन्हीं स्टेपों में क्या होंगे, कुछ ना कुछ छोटे मोटे सवाल वो बना देगा। चलो अब फिलहाल इसलिए देखो मैंने ये क्रिएट करवाया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपको यही सब कुछ दिख जाएगा, वो सारे स्टेप यही ध्यान में होंगे। वो फिर भी मैंने आपके लिए लिखा कि किसी बच्चे को सच में दिक्कत होती है किसमें, खुद से बनाने में, तो उसके लिए लिख दे। बाकी तुम समझने का काम सारा यहाँ करो। देखो पहला एक्सपेरिमेंट जो आपकी किताब डिस्कस करती है ये साबित करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी होती है। अब देखो उस एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी कैसी है, कि कैसे साबित करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी होती है। चलो देखो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, पहला स्टेप क्या है कि आप एक पोटेड प्लांट लेंगे। क्या लेंगे, और जो मैं बोल रहा हूं ना यही स्टेप्स है कि आप एक पोटेड प्लांट लेंगे। पोटेड प्लांट मतलब एक प्लांट लेंगे जो गमले में है। आप क्या करेंगे, कुछ 3-4 दिन तक उसको एक डार्क रूम में रख देंगे। क्या देंगे, डार्क रूम में, जहां उसको सनलाइट नहीं मिलेगा। अब फिर क्या करोगे, डार्क रूम से उसको जब बाहर निकालोगे तो उसके किसी लीफ को क्या कर दोगे, एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। क्या कर देंगे, उसके किसी एक लीफ के कुछ हिस्से को, पूरा लीफ नहीं, उसके किसी एक लीफ के कुछ हिस्से को क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। इस तरह से जब उसको अगले स्टेप में सनलाइट में रखेंगे तो उस हिस्से पे सनलाइट ना पड़ पाए। ठीक है, ये पर्पस समझ आ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक छोटा सवाल ऐसे बना देगा कि क्यों भैया एल्युमिनियम की फॉइल से इसको कवर करते थे। रीजन है कि एल्युमिनियम की फॉइल से इसलिए कवर करते थे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उस हिस्से पे सनलाइट ना पड़े, उस सन के एक्सपोजर में ना आए। फिर ठीक है, फिर क्या करोगे, उसको उस पोटेड प्लांट को क्या कर दोगे, फिर से 3 से 4 दिन तक कहाँ रख दोगे, सनलाइट में रख दोगे। और आप भी जान रहे हैं कि बाकी इस पत्ते की बात करो जिसको आपने कुछ ढक दिया, किससे, एल्युमिनियम फॉइल से, तो उसके बाकी हिस्से पे तो सनलाइट पड़ रही है।
बट ऑब्वियस सी बात है, जिस हिस्से को आपने क्या किया, एल्यूमिनियम की फॉइल से कवर किया, उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही। अब क्या करोगे, आप उस पत्ते को तोड़ लेंगे, उस पत्ते को तोड़ लेंगे, और पत्ते को तोड़ के क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो एल्यूमिनियम फॉइल हटाएंगे, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि जब एल्यूमिनियम फॉइल लगा था तो उस हिस्से पे सनलाइट नहीं पड़ा है, बाकी हिस्से पे सनलाइट पड़ा है। अब क्या करोगे, उसको पहले क्या करोगे बच्चा, एक गर्म पानी में बॉईल करोगे। पहले क्या करोगे, गर्म पानी में बॉईल करोगे। गर्म पानी में बॉईल करेंगे, और देखो यहाँ सवाल बनता है कि इस एक्टिविटी में उस लीफ को गर्म पानी में क्यों बॉईल किया। गर्म पानी में इसलिए बॉईल किया क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, एक्सपैंड हो जाए। क्या हो जाए, एक्सपैंड हो जाए, है ना। इससे आपको अगले स्टेप में फायदा होने वाला है। तो क्या किया करेंगे, उसको बॉइलिंग वाटर में उस पत्ते को डिप करेंगे, इन ऑर्डर टू उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल या मेम्ब्रेन है, वो क्या कर जाए, एक्सपेंड हो जाए। और फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में उसको अल्कोहल में डालेंगे। किसमें डालेंगे, अल्कोहल में डालेंगे, और उसको हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। बट ध्यान रखना, यहां पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि अल्कोहल में डाल के हीट कर दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होगा कि आप उसको एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल में डालोगे, इसमें क्या है, अल्कोहल है, और इस टेस्ट ट्यूब को डालोगे किसमें, पानी में, और उस पानी को हीट करोगे। डायरेक्ट अल्कोहल को हीट नहीं करेंगे। ये सवाल भी मेरे पूछता है कि अल्कोहल में डायरेक्ट हीट क्यों नहीं करते, क्योंकि अल्कोहल जो है वो आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, फ्लेमेबल है। क्या है, फ्लेमेबल है। इसीलिए हम क्या करेंगे, लीफ को अल्कोहल में डालेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब को किस में डालेंगे, एक बीकर में डालेंगे जिसमें पानी होगा, और बीकर में रखे हुए पानी को क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि आपने सीधा उसको अल्कोहल में डाल के अल्कोहल को ही क्यों नहीं हीट किया। रीजन है क्योंकि अल्कोहल फ्लेमेबल होता है, वो आग पकड़ लेगा, है ना, और वो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पत्ता खराब हो जाए, है कि नहीं। इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट अल्कोहल में हीट नहीं करते हैं, अल्कोहल में डिप करते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बोलेगा अल्कोहल में क्यों डिप किया। अल्कोहल में इसलिए डिप करते हैं बेटा कि उसके अंदर जो क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। और हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर जितना भी क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो सब क्या हो जाए, डिसअपेयर हो जाए। क्या हो जाए, डिसअपेयर हो जाए, ठीक है। तो दो सवाल है यहाँ पर। इस एक्टिविटी का एक स्टेप क्या आया, जहां हमने उसे क्या किया, पत्ते को अल्कोहल में डाला, और फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में जो अल्कोहल में डाला, और फिर उसको एक बीकर में डाल के क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं हीट कर रहे, पानी को हीट कर रहे हैं, और उसमें अल्कोहल एक टेस्ट ट्यूब में लेके पत्ते को डिप करते हैं उसमें, है ना। रीजन क्या है, क्योंकि अल्कोहल आग पकड़ता है, इसीलिए उसको डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते अल्कोहल में। और दूसरा पूछेगा कि अल्कोहल में डालने का क्या बेनिफिट है। अल्कोहल में डालने का बेनिफिट है कि जब अल्कोहल में डब करेंगे तो क्लोरोफिल जो होता है वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। और अब समझ आया कि पहले स्टेप में पानी में क्यों गर्म किया था, क्योंकि वहां मेम्ब्रेन खुल जाती हैं। जब मेम्ब्रेन खुल जाएगी तो अगले स्टेप में जो क्लोरोफिल है वो इजीली मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा और अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि अब जो पत्ता आपको मिलेगा ना वो पेल येलो कलर का होगा। क्या होगा, जैसे सूखा हुआ पत्ता होता है, क्योंकि क्लोरोफिल सारा निकल चुका होगा, सारा क्लोरोफिल निकल चुका होगा। अब पत्ता ग्रीन नहीं रह जाएगा, क्या रह जाएगा, पेल येलो, हल्का पीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब क्यों किया। अब लास्ट में क्या करेंगे, उसमें डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। अब आयोडीन सॉल्यूशन डालने का क्या बेनिफिट है, तुम भी जानते हो, तुमने कभी आयोडीन टेस्ट पढ़ा होगा। जहां स्टार्च होता है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन का कलर क्या होता है बेटा, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है ना। और जहां स्टार्च होगा वहां उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। आई थिंक आयोडीन कलर पर्पल होता है। क्या होता है, थोड़ा सा पर्पलिश होता है। और जहां पर स्टार्च होगा, स्टार्च में आयोडीन क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। अब तुम क्या देखोगे, पत्ते का वो हिस्सा जो आपने क्या किया हुआ था, कवर किया था, जब इस पूरे पत्ते में आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो आप क्या देखोगे, पत्ते का वो हिस्सा छोड़ के जिसको आपने कवर किया था, बाकी हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। और हमको पता है कि आयोडीन ब्लू ब्लैक कब होता है, जब वो स्टार्च के कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है, स्टार्च के कांटेक्ट में। इससे क्या साबित हुआ कि जो हिस्सा ढका हुआ था वहां स्टार्च नहीं था, वहां स्टार्च नहीं था। इसीलिए जब उस पे आयोडीन सॉल्यूशन गिरा तो वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। बट वो हिस्सा जो एल्यूमिनियम से ढका नहीं था, जब उस पे आयोडीन सॉल्यूशन गिरा तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, जो साबित करता है कि जिस हिस्से पे
फॉइल नहीं थी, जहां लाइट पड़ी वहां फोटोसिंथेसिस हुआ और वहां स्टार्च बना। वहां क्या बना? स्टार्च बना। और वहां स्टार्च बना या स्टार्च था, इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे उसका कलर क्या हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। बट जो हिस्सा आपने क्या किया हुआ था? कवर किया था, सनलाइट ना पड़ने से मतलब वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो वहां स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं था इस वजह से वहां पर जब आयोडीन सॉल्यूशन गिरा तो वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। समझ आया इस एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित किया? थोड़ा रुकना पड़ेगा बच्चा आपको, है ना। समझ आया कि इस एक्सपेरिमेंट क्या साबित किया? कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी होता है। तुमने देखा जिस हिस्से को हमने ढका था वहां सनलाइट नहीं पड़ा, तो मतलब वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस हुआ होता तो वहां स्टार्च होता, और स्टार्च होता तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे वहां पर भी कलर ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता। समझ आया ये एक्सपेरिमेंट क्या है? और सच में ये एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आपको यहाँ बहुत सारा दिख रहा हो तो आपको लग रहा है कि पता नहीं, और अगली स्लाइड में मैंने क्या डाल दिए, वो सारे स्टेप्स डाल दिए, तो बच्चों को लग रहा है सारे स्टेप याद रखने। कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ जो बोला क्या क्या करा वो याद होना चाहिए। इसमें एक मोटा मोटा सवाल जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि आपको पूछ लेगा कि भैया अल्कोहल इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्कोहल में डायरेक्ट हीट क्यों नहीं करते? तो उसका सीधा जवाब है बिकॉज अल्कोहल फ्लेमेबल है, डायरेक्ट हीट करने पे वो आग पकड़ लेगा, इट विल बर्न। और दूसरा कि अल्कोहल में क्यों डिप करते हैं उस लीफ को? इन ऑर्डर टू, नहीं, पानी में बॉईल करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द मेम्ब्रेन, और क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन को खोलने के लिए। और अल्कोहल में इसलिए डिप करते हैं क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है? अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और समझ आया कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? साबित कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी होती है। और ये मैंने आपके लिए लिखा है कि क्या करना है। एक पोर्ट्रेट प्लांट लिया, 3 दिन तक डार्क रूम में रखा, फिर उसके एक लीफ को क्या किया? एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया, फिर कुछ दिन तक सनलाइट में रखा, और फिर क्या किया? पहले उसको बॉईल किया वाटर में, और फिर अल्कोहल में बॉईल किया, किसमें? क्लोरोफिल को डिसॉल्व कराने के लिए। फिर क्या डाला उसमें? आयोडीन सॉल्यूशन डाला। और जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला, जिस पार्ट में जो कवर पार्ट था उसमें नो ब्लू ब्लैक कलर, जिसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। अब आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर कब होता है? जब वो स्टार्च के कांटेक्ट में आता, तो वहां कोई स्टार्च था नहीं। अब सोचो वहां स्टार्च क्यों नहीं था? स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब वहां फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। और जो हिस्सा ढका हुआ नहीं था उसमें जब आयोडीन सॉल्यूशन गिरता है तो वो टर्न करता है ब्लू ब्लैक, मतलब वहां स्टार्च मौजूद था। क्यों था? क्योंकि वहां सनलाइट पड़ी थी। तो समझ आया कि एक्सपेरिमेंट क्या था? ये वर्बली ही पता होना चाहिए आपको, लिखने को पेपर में आएगा इसकी कोई चांस नहीं। बट क्या एक्सपेरिमेंट था उसके एक एक स्टेप ध्यान में होने चाहिए, है ना। ऐसे स्टेप रट्टा नहीं मारने, ये इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया कि लास्ट में एक बच्चे को तो चाहिए, है ना। बाकी तो मैंने समझा दिया, बट फिर भी बच्चा कभी भूल जाए कि भैया क्या क्या पढ़ाया था, तो अगर इधर नहीं देख के समझ आ रहा तो ये स्टेप्स हैं। बट देखो कुछ बातें मैंने बीच में बोली जो यहाँ लिखी नहीं है, वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या सवाल बनते। तो इस एक्टिविटी से ये साबित कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो पहली कंडीशन चाहिए वो क्या है? सनलाइट का होना। सनलाइट नहीं हुआ, देखो जिस हिस्से में सनलाइट नहीं पड़ा वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तुम देखते ना यहाँ इतने सारे पेड़ लगा रखे, क्या करता हूँ? गमला उठा उठा के कभी कभार ऊपर कुछ नीचे, क्यों? ऑब्वियसली अंदर है ना बच्चा, तो सनलाइट तो उसको चाहिए, और अंदर उतनी सनलाइट मिलती नहीं, तो क्या करता रहता हूँ? पोजीशन चेंज करता रहता हूँ, है ना। 3 यहाँ रहेंगे, कुछ उठा के ऊपर सीढ़ियों पर रख देता हूँ कि वहाँ ऊपर का गेट खुलता है तो क्या पड़ती है? सनलाइट पड़ती है। सिर्फ तुम पानी दे रहे हो, ऑक्सीजन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, उससे भी नहीं बात बनेगी ना। सनलाइट चाहिए, सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और भाई कैसे सर्वाइव करेंगे? फूड तो उनको भी चाहिए, है कि नहीं। चल आगे जा सकते हैं बच्चा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ आएगा क्या कर रहे हैं और क्या पढ़ना है सच में। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये साबित करने का है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल जरूरी होता है। क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल जरूरी होता है। मतलब ये साबित करना चाह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो दूसरी चीज चाहिए वो क्या है? क्लोरोफिल का होना जरूरी है। देखो कैसे साबित करें, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है इसका। आपको एक ऐसा प्लांट लेना है जिसकी लीफ कैसी हो? वेरीगेटेड लीफ हो। क्या हो? वेरीगेटेड लीफ। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, उसके पत्ते कैसे होते हैं? कुछ सफेद होते हैं और कुछ वही पत्ता थोड़ा बहुत यहीं पे ग्रीन होता है। इसका मतलब समझे क्या है? एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है बेटा? उसके पूरे पत्ते में क्लोरोफिल है ही नहीं। इसका मतलब जहां जहां पत्ता आपको ग्रीन दिख रहा है, जहां जहां आपको पत्ता ग्रीन दिख रहा है, एक बच्चा चाहेगा तो मनी प्लांट का एक पत्ता तोड़ लाएगा क्या? चलो मैं थोड़ा सा रुको, मैं ले आता हूं, 2 मिनट 1 सेकेंड लगेगा, रुको।
चलो भाई, अच्छा एक पत्ता ये भी था यार मेरे पास, पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए थे, पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए थे, बहुत मेहनत से उग रहे हैं भाई, मेरे को पता है कितनी मेहनत लग रही है इनको उगाने पे, बहुत ख़राब हो रहे हैं। ये 2 पत्ते आपको दिखाओ, देखो ना, और ये मनी प्लांट का पत्ता, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा होगा, मैं थोड़ा आउट गया, उससे बंद तो नहीं हुआ होगा, हो रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बच्चा, ये 2 लीफ हैं, दीज आर द वेरीगेटेड लीव्स, दिख रहा है कैसा लीफ है, देखो पूरा ग्रीन है क्या, नहीं है, कुछ कुछ हिस्से में क्या है, पेल येलो है, जहाँ जहाँ पेल येलो है, वाइट है, या इसमें भी देखो इसमें थोड़ा कम है, इसीलिए इसको तोड़ना पड़ गया, है ना। पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पहली बात, ठीक है, थोड़ा बताना था इसलिए तोड़ दिया, मुझे पता है भाई मैं कैसे कैसे करके इनको बचा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो बेटा, अब ये जो क्या है, वेरीगेटेड लीफ है, अब इसमें देखो जहाँ जहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है एक्चुअल में वहीं पर क्लोरोफिल है, और जिस हिस्से में आपको ग्रीन नहीं दिख रहा वहाँ सच में क्लोरोफिल नहीं है, इस वजह से वो ग्रीन नहीं है। अब इस एक्सपेरिमेंट क्या साबित करना है, हमें साबित करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। बहुत सिंपल सा एक्टिविटी होगा, हम कर कुछ नहीं रहे, वर्बली बता रहे बट सिंपल होगा। देखो एक वेरीगेटेड प्लांट ले लिया जिसकी लीफ कैसी है, वेरीगेटेड लीफ है ना। अब क्या करो, कुछ समय तक उसको डार्क में रखो, अगेन उठा के कहाँ रख दो, 3-4 दिन धूप में रख दो। फिर क्या करना, उसका एक पत्ता तोड़ लेना, अब तो ढकना भी नहीं था, उसका एक पत्ता तोड़ लिया जैसे मैंने तोड़ लिया। अब क्या करोगे, वही स्टेप, पत्ते को पहले क्या करोगे, गर्म पानी में बॉईल करोगे सीधा। अब पानी में बॉईल क्यों करेंगे, सारे स्टेप वही है लगभग, क्योंकि यार इससे क्या होंगे, इसके अंदर जो स्टोमेटास और मेम्ब्रेन्स हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे, क्योंकि अगले स्टेप में आपको जानना है कि हम क्या करने वाले हैं, अल्कोहल में डिप करेंगे, और हम चाहेंगे कि इसमें से क्लोरोफिल अल्कोहल में डिजोल्व हो जाए। वो इसलिए आसानी से डिजोल्व तब होगा जब उसको पहले ही मैं क्या कर लूँगा, बॉयल वाटर में हीट कर लूँगा, उससे इसके पोर लूज हो जाएंगे। जब पोर लूज होंगे तो अगले स्टेप में क्लोरोफिल ईजिली अल्कोहल में डिजोल्व होगा। अब समझ आ रहा होगा ना क्यों पहले स्टेप में बॉयल किया। और यही करेंगे, ये सब पेपर में पूछेगा आपको, ठीक है। ऐसा पूरा एक्टिविटी लिखने को नहीं आ जाएगा, बट जो जो स्टेप बता रहा हूँ पता होना चाहिए, किसके बाद क्या किया और हर स्टेप का क्या पर्पस था ये पता होना चाहिए। अब क्या करा, इसको पानी में बॉईल किया, इससे क्या हो गया, इसके पोर्स लूज हो जाएंगे। अगले स्टेप में क्या करोगे, उसको अल्कोहल में डालोगे और उस अल्कोहल को सीधा हीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ऑलरेडी पिछले एक्सपेरिमेंट में बताया। क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में इसको डालेंगे, उसमें अल्कोहल होगा, और उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में डालेंगे जिसमें वाटर होगा, और उस वाटर को आप हीट करेंगे। और एक तरह से अल्कोहल में इसको हीट कर रहे हैं, कैसे, इनडायरेक्टली। क्या, इनडायरेक्टली। पर्पस आप जानते, चूंकि अल्कोहल को डायरेक्ट हीट करेंगे तो भाई आग पकड़ लेगा। अब क्या करेंगे, इससे क्या होगा, अल्कोहल में डालने से क्लोरोफिल वाटर में कि अल्कोहल में डिजोल्व हो जाएगा। और ये पूरा पत्ता जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, अभी पूरा पत्ता ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अल्कोहल है वहाँ से भी वहाँ से भी क्लोरोफिल डिजोल्व हो जाएगा अल्कोहल में, और ये पूरा पेल येलो हो जाएगा। अब क्या करोगे, उठा के इसमें वापस से आयोडीन डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन। अब जब आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो क्या होगा, आप क्या देखेंगे, जहाँ जहाँ ग्रीन था वहाँ वहाँ कलर क्या हो जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन का ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और जहाँ जहाँ ये पहले से क्या था, वाइट या ग्रीन नहीं था, वहाँ आप देखेंगे कोई कलर का चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। फिर साबित क्या हुआ, अब याद रखो कि आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक किस में होता है, स्टार्च की प्रेजेंस में होता है। जब आयोडीन सॉल्यूशन किसके कांटेक्ट में आता है, स्टार्च के कांटेक्ट में आता है बेटा, तब वो ब्लू ब्लैक होता है। इससे क्या साबित हुआ, जहां जहां ग्रीन था, दैट इज क्लोरोफिल था, वहीं फोटोसिंथेसिस होता है और वहीं स्टार्च बन रहा है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज का एक रूप स्टार्च भी है कि नहीं। और जहां पर क्लोरोफिल नहीं था वहाँ आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक भी नहीं हुआ, मतलब वहाँ स्टार्च भी नहीं था। और स्टार्च क्यों नहीं था, बिकॉज वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। और सिंपली इससे ये साबित हो जाता है क्या, कि फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है। एक पत्ता जब पीला पड़ जाता है तो क्या वो सर्वाइव करता है, नहीं करता, वो झड़ जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है। समझ आया। और पत्ते मत तोड़ना, ठीक है, जब तक आपको सच में कुछ करना नहीं है ना। चल, ये फिर बेटा मैंने आपके लिए लिख दिया, पढ़ लोगे इसको, जो मैंने बोला वही स्टेप्स मैंने लिख दिए। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये जो ग्रीन पार्ट था जहाँ क्लोरोफिल था वो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक हुआ आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे, मतलब साबित हुआ कि वहाँ स्टार्च प्रेजेंट था। स्टार्च प्रेजेंट था मतलब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ। ये सब तेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। और जिस पार्ट पे जो व्हाइट पार्ट था, है ना, जिसमें क्या हुआ, वो रिमेन ब्राउन येलो, जैसा उसका कलर पहले था वह कलर वैसे का वैसे ही रहा। मतलब आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, मतलब वहाँ स्टार्च नहीं था। स्टार्च क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और हमें क्या समझ आया, फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था। और यहाँ से साबित हुआ कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, हाँ या ना। चलिए
ठीक है। तो कंक्लूजन वही है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ आ रहा है बच्चा लोग? आगे जा सकते हैं। अगला और लास्ट एक्सपेरिमेंट, ये साबित करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो तीसरी कंडीशन चाहिए दैट इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कैसे करना है देखो फिर से, क्या लिया? डार्क रूम नहीं लिया, एक पेड़ लिया। एक क्या लिया? पेड़ लिया। अब क्या करना है बेटा, ठीक है, तो कुछ समय तक उस पेड़ को फिर से आप डार्क में रख दीजिए, या नहीं भी रखे सीधा भी कर सकते थे, बट चलो डार्क से स्टार्ट किया। अब क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन चाहिए हमें दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, एसेशन रीजनिंग में, केस स्टडी में काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ किसके लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? इस एक्सपेरिमेंट में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं उसका काम क्या रहने वाला है आगे जाके? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अब क्या किया, ध्यान रखना, ये प्लांट लिया। अब ये ऐसा नहीं कि पेड़ पत्ता तोड़ दिया, ये पेड़ का हिस्सा है, ये पेड़ का, समझ रहे हो? ऐसा तो पत्ता पूरा डंडा तोड़ के नहीं, पूरा एक पेड़ का हिस्सा है, ये पेड़ उगा हुआ है, तोड़ा नहीं है उसको, बट उसका एक लीफ, उसका एक लीफ, तुम क्या देख रहे हो, हमने क्या कर दिया, ये कुछ ऐसा होगा, जो यहां थोड़ा सा ना अजीब सा दिखाया गया, ये कुछ ऐसा होगा कि उसका जो एक लीफ होगा ना, वो आधा टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना और आधा टेस्ट ट्यूब के, समझ रहे हो, ऐसा, और इसको सील कर देंगे। इसे क्या कर देंगे? सील कर देंगे। तो आधा पत्ता टेस्ट ट्यूब के अंदर और आधा पत्ता टेस्ट ट्यूब के बाहर। या ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने क्या करा, एक पत्ता टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डाल दिया। अब देखो, जिस पत्ते को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, जैसे यहाँ देखो, ये रहा, ये सही दिख रहा है, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखना, पेड़ लगा हुआ है, बच्चे को यहाँ देख के लग रहा होगा यार क्या तोड़ दिया और वो डाल दिया। अरे वो तोड़ दिया तो फिर क्या बचा, वो तो मर ही गया, है ना। फिर तुमने क्या किया, एक पत्ते को कहाँ डाल दिया, उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। जो बोतल से दिखाई, बोतल नहीं है, दैट इज अ टेस्ट ट्यूब टाइप। उसमें क्या डाल रखा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पेड़ पूरा लगा हुआ, पेड़ पूरा लगा है, सिर्फ उसका एक जस्ट पत्ता क्या कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, पेड़ को सनलाइट मिल रही है, ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है बेटा, उसको सनलाइट भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, क्लोरोफिल भी है, बट देखो उस वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ वहाँ क्या नहीं है, वहाँ उस पत्ते के पास जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, है कि नहीं। और प्लांट तुम कहोगे भैया कार्बन डाइऑक्साइड बनाता भी है, क्योंकि प्लांट रेस्पिरेशन भी तो करता है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड बना भी देगा गलती से, वो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब तुम क्या देखोगे, फिर तुम इस पत्ते को तोड़ोगे, तो तुम जब उसको टेस्ट ट्यूब में तोड़ोगे, फिर वही पानी में बॉईल करोगे, फिर क्लोरोफिल में किसमें डालोगे? क्लोरोफिल डिसॉल्व करने के लिए क्या करोगे? अल्कोहल सॉल्यूशन में डालोगे, डायरेक्टली हीट यहाँ भी नहीं करोगे। और अगेन जब उस पर आयोडीन टेस्ट करोगे तो तुम देखोगे वो पत्ता ब्लू ब्लैक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा भाई? सनलाइट नहीं मिल रही थी, सनलाइट तो थी उसके पास, सनलाइट भी थी, पत्ता भी ग्रीन था, क्लोरोफिल भी था, तो अब ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ? मतलब वहाँ स्टार्च नहीं है, स्टार्च क्यों नहीं हुआ भाई? वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस हुआ? क्योंकि अब उसको क्या नहीं मिला? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। और इस लास्ट एक्सपेरिमेंट से ये भी साबित हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस केस में देखो, लीफ को क्लोरोफिल था, सनलाइट भी मिला, सिर्फ क्या रह गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, इसीलिए उस लीफ में स्टार्च नहीं बना। और जब स्टार्च नहीं बना और जब मैंने उसे क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन में टेस्ट किया, तो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, है कि नहीं। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको साबित हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। और सच में जितना तेजी से मैंने पढ़ा है ना, इतना ही तेजी से पढ़ना है, इसमें कोई लिखने को नहीं आएगा। सिर्फ आपको पता हो गया कि क्या तीनों एक्टिविटीज है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट, उसका एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया वो थोड़े बहुत स्टेप आपको ध्यान में होने चाहिए, अल्कोहल में क्यों डिप किया उस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, पानी में क्यों बॉईल करते हैं उसका सवाल आपके पास होना चाहिए, अल्कोहल में डायरेक्ट हीट क्यों नहीं किया इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, और कंक्लूजन क्या है कि जिस हिस्से को ढका हुआ था जहाँ सनलाइट नहीं पड़ी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसलिए वहाँ स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। और ये भी याद रखना कि आयोडीन सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक कब हो रहा है, जब वहाँ पर स्टार्च मौजूद हो। एक बचपन में एक्टिविटी होती थी कि घर में आलू है ना, उस आलू में आयोडीन सॉल्यूशन डालो, मुझे लगता 7वीं 8वीं में एक्टिविटी होती थी कि नहीं, कि आलू में स्टार्च होता है, कैसे टेस्ट करते थे, आलू काटो उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालो, जैसे ही आलू में आयोडीन सॉल्यूशन डालते थे तो आलू का जहाँ तुमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है वो क्या होता था, ब्लू ब्लैक हो जाता था। क्यों? क्योंकि आलू में बेटा स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ आया नहीं आया? इससे ज़्यादा लंबा इसको मैं खींचूंगा नहीं, ठीक है बेटा।
और ये मैंने आपके लिए स्टेप लिख दिए। अब ये मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोचो कि अरे भैया ये सब रट्टा मारना है, नहीं मारना है। ये सिर्फ आपकी जान के लिए लिखा कि भाई बच्चा जब मैं पढ़ा दिया, मैं तो पढ़ा के निकल गया, भाई आपको भी तो देखना बाद में क्या क्या बोला था। तो ये मैं क्या क्या बोला था उसको मैंने यहाँ पॉइंट पे लिखा है आपके लिए। जस्ट आपको रीड लगाना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। सिर्फ आपको याद होना चाहिए क्या क्या किया था और जो स्टेप कर रहे थे उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस क्या था, ठीक है। और क्या लास्ट में फाइंडिंग आई, फाइंडिंग लास्ट में ये आई कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ आया कि नहीं आया इतना, बोलो बच्चा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 3 कंडीशन चाहिए, क्या क्या, सनलाइट का होना साबित किया, क्लोरोफिल का होना साबित किया और कार्बन डाइऑक्साइड का होना। ये तो 3 कंडीशन है, बट एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस फूड बन किससे रहा है, रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वो तो है वहाँ। एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अरे देखो ना, फोटोसिंथेसिस किसके बीच का रिएक्शन है बेटा, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, फूड, दैट इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का हो रहा है ना बेटा, तो ये दोनों क्या हैं, इस रिएक्शन के या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के क्या हैं, रॉ मटेरियल हैं। क्या है, रॉ मटेरियल, जिसको आप रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। रिएक्टेंट आर लाइक रॉ मटेरियल जिनके होने से आगे रिएक्शन हो, है ना। चलो, तो इसलिए समझ आया टॉपिक क्या था। चलिए अब बात कर रहे हैं क्या, तो टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए बेटा, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या रॉ मटेरियल चाहिए, एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, एक चाहिए वाटर, ठीक है। कह रहा व्हाट आर द यूज, दीज आर द यूज टू मेक द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड द स्टार्च। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही क्या है, वो रॉ मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, और इनके मदद से ही प्लांट क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज और स्टार्च। स्टार्च और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर फोटोसिंथेसिस के लिए एक रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्रश्न है कि प्लांट को वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कैसे है। मुझे लगता है आप ऑलरेडी जानते होंगे कि प्लांट की लीव्स में बेटा छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इन स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट की लीव्स में क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है लीव्स में किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सवाल टॉपिक है हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बट प्रश्न है कि प्लांट को वो फोटोसिंथेसिस मिलता कैसे है, वो मिलता है उसके लीव्स में मौजूद छोटे छोटे पोर्स, जिनको कहते हैं क्या, स्टोमेटा से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू दी स्टोमेटा, यही तो मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की लीव्स में कैसे एंटर करती है, उसकी लीव्स में मौजूद छोटे छोटे पोर, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और इस दौरान जो फोटोसिंथेसिस के होने से ऑक्सीजन बनती है वो इन स्टोमेटा से ही क्या होती है, प्लांट के लीव से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाती है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटा से लीव में जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चल ये सब बताओ चाहिए। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको एक स्लाइड आगे दिखाऊं, कुछ ऐसा होता है स्टोमेटा, है ना, ये डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए। अब जब स्टोमेटा ओपन होता है, अब सवाल है कि स्टोमेटा कैसे काम कर रहा है, वो कैसे रेगुलेट कर रहा है। रात को तो बंद हो जाता है, आपने सुना होगा, क्योंकि रात को प्लांट फोटोसिंथेसिस करता नहीं, है ना। तो कैसे काम करता समझो, ये स्टोमेटा का डायग्राम है, ये उसकी ओपनिंग है, ये क्या है उसकी ओपनिंग, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब इसके बाहर जो आपको दिख रहा है ना, दैट इज अ गार्ड सेल, दैट इज अ गार्ड सेल। अब स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होगा तभी गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। तो यहां देखो, ये जो गार्ड सेल होता है, कि लिखता है वाटर एंटर द गार्ड सेल बाय द ऑस्मोसिस, कि स्टोमेटा में जो गार्ड सेल है, उस गार्ड सेल में वाटर जब एंटर करता है कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो गार्ड सेल क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और उसके फूलने से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है
और जो ऑक्सीजन बनती है वो बाहर आती है ना। और जब स्टोमेटा को क्लोज करना होता है, जैसे कि रात के समय पे, क्योंकि रात के समय प्लांट में फोटोसिंथेसिस लीफ में होता नहीं, तो कैसे स्टोमेटा बंद होता है? उन गार्ड सेल में जो वाटर है वो क्या होता है, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से वापस से पीछे चला जाता है, ठीक है, मतलब वहां से निकल जाता है। और जब वहां से वाटर निकल जाता है तो क्या करते हैं, वो श्रिंक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? जो गार्ड सेल है वो क्या करते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। और जब गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं तो इससे स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। और इस तरह से स्टोमेटा का जो पोर है, जो ओपनिंग है, वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। समझा? और ये भी पता होना चाहिए, पूछता है पेपर में कि नहीं, कि ये स्टोमेटा कैसे ओपन होता है। तो देखो, स्टोमेटा ओपन होने में क्या है, गार्ड सेल का रोल है। जब बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस गार्ड सेल में क्या करता है, वाटर पहुंचता है, इससे गार्ड सेल स्वेल करते हैं और इस वजह से क्या होते हैं, वो स्टोमेटा का ओपनिंग ओपन होता है। और वहीं जब स्टोमेटा क्लोज करना होता है तो क्या होता है भाई, कि जो गार्ड सेल में जो वाटर है वो लूज कर देता है। वाटर क्या करता है, वो लूज कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इससे गार्ड सेल श्रिंक करते हैं और जब गार्ड सेल श्रिंक करते हैं तो इससे क्या होता है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आई थिंक यही मैंने यहाँ लिखा है, रोल ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का क्या रोल है, वाटर एंटर द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल में वाटर एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दे स्वेल, वो फूलते हैं, स्वेल करते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टोमेटा जब ओपन होता है तो क्या होता है, तब गार्ड सेल में ऑस्मोसिस के दौरान वाटर एंटर करता है, वो स्वेल करता है और इससे स्टोमेटा ओपन होता है। और जब वाटर गार्ड सेल को लीव कर देता है, जब वाटर गार्ड सेल को लीव करता है, इससे वो श्रिंक करते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा का काम क्या है, इट हेल्प इन दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लीव्स में गैसेस का आदान और प्रदान हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और जो ऑक्सीजन बना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इससे बाहर आता है। किसके थ्रू जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, समझ आया? बाकी पढ़ लोगे? चलिए, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया, इसको अगर थोड़ा पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि समझाना क्या चाह रहे हैं। बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए, तो ये तो बात होगी किसकी, कि प्लांट जो पहला रॉ मटेरियल है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे पाता है, पता लगे किससे पाता है, स्टोमेटा से पाता है। और स्टोमेटा कैसे काम कर रहा है वो भी हमने एक्सप्लेन किया। वहां गार्ड सेल का बहुत बड़ा रोल है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में। अब बात करते हैं दूसरा रॉ मटेरियल बेटा, हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर। हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर, क्योंकि दूसरा रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर। अब प्रश्न है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कैसे पाता है, क्योंकि वाटर इज आल्सो अ रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहां देखना, वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल थ्रू दी ऑस्मोसिस। अब भी जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे होंगे, प्लांट सॉइल से रूट, सॉइल से वाटर और मिनरल्स पाता है। किसकी मदद से, रूट्स की मदद से। कि रूट्स जो होती हैं वो सॉइल में होती हैं और सॉइल में जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, रूट्स क्या करती हैं, उस वाटर मिनरल को एब्सॉर्ब करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इट ट्रांसपोर्ट थ्रू द लीफ। और ऑब्वियसली बात है, तुमने पढ़ा होगा, बाकी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक आएगा, लाइफ प्रोसेस वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में इस चीज़ को, है ना। अब उसमें तुम जानते हो क्या होता है, जाइलम होता है। जो जाइलम टिश्यू होता है वो रूट से लेके लीफ तक होता है। वो क्या करेगा, रूट्स ने जो वाटर ऑस्मोसिस के दौरान क्या किया, सॉइल से एब्जॉर्ब किया, वो जाइलम क्या करता है, उसको लेके लीव्स तक जाता है और इस तरह से वाटर सॉइल से लीव्स तक पहुंचता है। और फिर प्लांट क्या करता है, लीफ में उस वाटर का इस्तेमाल करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी इसको हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से कहाँ, लीव्स तक। ठीक है, तो ज़्यादा इसको यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मोटा मोटा यहाँ बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ से भी बिलोंग करता ही है। ठीक है, और इस तरह से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में, किसके थ्रू, जाइलम वेसल के थ्रू। और फिर वो वाटर इस्तेमाल होता है किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये सब आपको पता है कि जो सॉइल से वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें नाइट्रोजन का सब्सटेंस, फॉस्फोरस, आयरन और तरह के कई मिनरल्स भी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट है देखना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, की एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है। अब मैं बच्चे को अभी पूछ लूँ अगर, तो बच्चा कहेगा भैया फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीव्स में होता है। मैं मानता हूँ लीव्स में होता है, बट लीव्स में ऐसा क्या होता है, लीफ में क्यों होता है, तो बोलेगा वहाँ क्लोरोफिल होता है, तो बोलेगा वहाँ क्लोरोफिल होता है। तो मैं ये कहूँगा कि प्लांट के बाकी हिस्से में क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस, लीफ में क्यों हो रहा है, स्टेम में हो जाता, लीव्स में क्यों हो रहा है, रूट्स में भी हो सकता था। एक्चुअल में लीफ में एक खास तरह का सेल होता है, इसको कहते हैं क्या, मीजोफिल सेल। दिखा है यहाँ पर, हाँ, मीजोफिल सेल, दैट इज इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। कोई अगर आपको पूछे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की साइट समझते हो,
वो जगह कहाँ है प्लांट में जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। बच्चा कहता है लीव्स में, ठीक है, छोटी क्लास का बच्चा बोले लीफ समझ आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में होता है। एक जवाब क्यों होता है? क्योंकि तुम कहते हो वहाँ क्लोरोफिल है। तो मैं कह रहा हूँ बाकी हिस्से में क्यों नहीं होता? तो लीफ में ऐसा खास क्या है? लीफ में खास तरह का सेल होता है, सेल का नाम मत भूल जाना, क्या? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में एक्चुअल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और ये मीजोफिल सेल कहाँ होता है? हाँ, ये लीव्स में होता है, ये लीव्स में होता है। और ये सेल कहीं और पाया नहीं जाता है प्लांट में, ठीक है। मतलब मेनली मीजोफिल सेल कहाँ होता है? लीव्स में होता है। और ये मीजोफिल ही वो सेल है जहाँ जो साइट है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी तेरे को एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है। द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर, याद रखना क्या पढ़ाया था? मीजोफिल सेल वो साइट है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस ऑकर इन क्रोमोप्लास्ट, 9th में पढ़ा था टिश्यू चैप्टर या सेल चैप्टर। क्रोमोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड है ना, और उसमें भी क्या होता है? एक प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट, है ना, जो क्या कंटेन करता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल। वहां होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ये सबको पता है कि जो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। और एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही बता दिया, मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ कंटेन मैनी क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली जो मीजोफिल सेल है वो कंटेन करता है कई सारे क्लोरोप्लास्ट। आपने इतना तो पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, बट वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? वो सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल में होता है। किसमें होता है? मीजोफिल सेल में होता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मीजोफिल सेल में होता है, ठीक है। तो कोई अगर आपको पूछे कि क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, अगर 10th के बच्चे को पूछ रहा है तो लीफ मत बोलना, बोलना इन मीजोफिल सेल प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स में जो मीजोफिल सेल है वहां होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। याद रहेगा? चलिए, तो फिलहाल मैं सच में इतना ही कराऊंगा, ठीक है। और यहां हमने खत्म कर दिया है क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट सच में इसको पढ़ लेना। इसके बाद जो है मैं कोशिश करूंगा, मुझे बच्चे बोल रहे थे कि भैया एक ही बनाओ न्यूट्रिशन का पूरा, बट मैं सोच रहा हूँ कि न्यूट्रिशन का मैं एक तो नहीं बनाऊंगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट तक का एक बनाते हैं, एंड देन न्यूट्रिशन इन एनिमल अलग करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा खिचड़ी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों का सुझाव सही है कि वो चाहते हैं कि बोलते बच्चे जो हैं एक ही देखना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि इतना भी, है ना, अब हर कोई जो कर रहा है हम भी वही कॉपी करें, जरूरी नहीं है ना। मुझे लगता है हर बच्चे की जरूरत एक जैसी भी नहीं है ना। तो पहले वाले सेक्शन में मुझे लगता है हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट वाला, है ना। और फिर हम बढ़ाएंगे आपको क्या? न्यूट्रिशन इन एनिमल। और ये इंपॉर्टेंट है पेपर के नजरिए से। और ये सच में चैप्टर ऐसा ही है, देखो हर चीज़ में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और सच में आपको पढ़ना है ऐसे ही कि जैसे एक बड़ा चैप्टर है बड़े टॉपिक की तरह, बट वहाँ से सवाल बड़ा नहीं आता है, छोटे छोटे सवाल आएंगे। बट पढ़ना आपको उसको बड़े टॉपिक की तरह पड़ेगा, क्योंकि टुकड़े में पढ़ाऊंगा फिर तुमको समझ नहीं आएगा किसका क्या लिंक है, किसका क्या लिंक है। देखो उसके कान में फूंक मार रहा है, अभी पिटेगा मेरे से। कोई नहीं बेटा, मैं मारूंगा तेरे को, मैं तेरे को मारूंगा, पक्का मारूंगा, कोई नहीं। मैंने तुझे पढ़ने के लिए बोला है ना। आप पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हो, उसके कान में क्या फूंक रहा है? रुक जा, हो गया मेरा क्लास हो गया, अब मैं तेरे से ही निपटता हूँ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो एनिमल वाला जो है न्यूट्रिशन एनिमल हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है, चलेगा दोस्त, ठीक है। इतना आपको देखना है तो देख लो, अपने हिसाब से स्लाइड आगे पीछे करनी है, कुछ अगर आपको देखना है तो देख लो, ठीक है।